Welcome to Physics Class 12th, Unit 1 Electrostatics, Chapter 2 Electric Potential and Capacitance. And topic for the discussions are equipotential surface, equipotential surface due to various system of charge, properties of equipotential surface, electrostatic potential energy due to system of one charge, system of two charge, system of three charge, and system of n charges. So the first topic of today's discussion is equipotential surface. वर्ड मीनिंग ही क्लियर है. इक्वी मीन्स ऐसी सरफेस जिस पर पोटेंशियल इक्वल हो. अ सरफेस ऑन विच पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस. डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस के डायग्राम देखते हैं. तो फर्स्ट हमारे पास है फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज. हमने यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज लिया है, नेगेटिव भी ले सकते हैं. पॉजिटिव से फील्ड लाइंस आउटवर्ड जाती है, परपेंडिकुलर होती है. और अगर हम इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे तो ये कंसंट्रिक स्फीयर के फॉर्म में आएंगी. और क्यों आएंगी? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल इज V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R. और इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है. इसमें से Q और R बचे. यहाँ पे Q भी हमने मान लिया फॉर आइसोलेटेड चार्ज. अगर हम R को फिक्स कर देते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगी. तो अगर हम सेंटर जिसको हमने चार्ज माना है वहाँ से R रेडियस का एक स्फीयर या सर्कल बनाएंगे तो उस पूरे स्फीयर पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी. ऐसे हम डिफरेंट स्फीयर बना के डिफरेंट पोटेंशियल की इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं. ध्यान रखिएगा, हर एक स्फीयर पर पोटेंशियल वैल्यू सेम होगी, लेकिन डिफरेंट स्फीयर के लिए पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट होगी. और आर की वैल्यू कम होगी तो पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी, और आर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी. फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल और रिप्रेजेंटेशन हम पैरेलल इक्विडिस्टेंस फील्ड लाइंस के फॉर्म में करते हैं. ऐसी फील्ड लाइंस जो पैरेलल और इक्विडिस्टेंट हो. अगर हम इनके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे तो ये शीट परपेंडिकुलर शीट के फॉर्म में आएंगी. और क्यों आएंगी? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है E इक्वल टू -dV/dr. E यहाँ पे फिक्स है. अगर हम R फिक्स कर देते हैं तो V भी फिक्स हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस पे कांस्टेंट पोटेंशियल चेंज होगा. तो अगर हम R की वैल्यू फिक्स कर देते हैं इलेक्ट्रिक के कांस्टेंट में तो फिर V की वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी. तो इस टाइप से शीट्स के फॉर्म में, नॉर्मल शीट्स के फॉर्म में हमारे लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस मिलेंगी. सिस्टम ऑफ टू अनलाइक चार्ज, इसको डायपोल भी बोल सकते हैं. इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस जो डॉटेड कंसंट्रिक स्फीयर बनाए हमने यहाँ पे, लेकिन ये स्फीयर थोड़े से टुवर्ड्स शिफ्ट हो गए हैं. क्यों? क्योंकि ये अंदर की साइड सेंटर स्फीयर शिफ्ट हुए हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, तो बीच में डायपोल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा. क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो फील्ड लाइंस बनेंगी वो पॉजिटिव से रिपेल होंगी और नेगेटिव से अट्रैक्ट होंगी. मतलब बीच में इक्विपोटेंशियल सरफेस की वैल्यू ज़्यादा होगी और बाहर की साइड इक्विपोटेंशियल सरफेस की वैल्यू कम होगी. अगर हम टू लाइक चार्ज, जैसे हम पॉजिटिव चार्ज ले लें तो फिर इसके जस्ट अपोजिट होगा. अब ये जो कंसंट्रिक स्फीयर्स जो तो ये बीच की तरफ से दूर शिफ्ट हो जाएंगे. अब ये बाहर की साइड पास पास होंगे और बीच में दूर होंगे. क्यों? क्योंकि लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से सब्ट्रैक्ट होगा. और बीच में जो कंसंट्रिक स्फीयर्स होंगे वो दूर दूर होंगे, रेयर होंगे, और बाहर की साइड ये पास पास होंगे. एक और चीज़, इसमें एक आउटलाइन भी बनाई जा सकती है. पिछले वाले डायग्राम में आउटलाइन ड्रॉ नहीं हो सकती थी, लेकिन इसमें एक रेंज के बाद ये दोनों सिस्टम ऑफ चार्ज, क्योंकि दोनों लाइक हैं, तो एक कंबाइंड सिस्टम ऑफ चार्ज के जैसे बिहेव कर सकते हैं. और इसकी फील्ड लाइंस फिर एक कॉमन के थ्रू शो की जा सकती है, कॉमन कर्व के थ्रू शो की जा सकती है. अब प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? फर्स्ट, no work is done on moving a test charge or a charge from one point to another on equipotential surface. हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी चार्ज को ले जा सकते हैं बिना कोई वर्क किए. हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा. जब हम एक चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं तो हमें कोई भी वर्क क्यों नहीं करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला है वी ए या वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, वर्क अपॉन चार्ज. और यहाँ पे अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल सेम होगा, मतलब वी बी इज इक्वल टू वी ए.
मतलब डेल वी जीरो आ गया तो डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट जीरो हो जाएगा। इट मीन्स क्लियर है कि डब्ल्यू ए भी जीरो होगा। मतलब अगर हम एक स्फीयर के अराउंड एक चार्ज को मूव कराते हैं क्रॉस द डायमीटर क्रॉस द सर्कमफेरेंस तो भी पोटेंशियल सेम होने की वजह से वर्क डन जीरो होगा। सेकंड प्रॉपर्टी of equipotential surface, the electric field is always perpendicular to the equipotential surface। दोनों में अच्छा सा रिलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के। क्यों होती है? हमारे पास इसके पहले हम देख चुके हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन जीरो होता है। हमारे पास वर्क का फॉर्मूला W इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एल, हमारे पास एफ डी एल था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स अपॉन चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से भी शो कर सकते हैं और फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम ही होती है। तो E इंटू डी एल लिख सकते हैं। यहाँ वर्क डन जीरो है मतलब E डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो, मीन्स ई डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। इसमें से ना तो यहाँ पे E जीरो है ना ही डिस्टेंस जीरो है, तो कॉस थीटा जीरो होना चाहिए, और कॉस थीटा जीरो होना चाहिए इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90 होनी चाहिए। इससे क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों? क्योंकि वर्क जीरो है। वर्क जीरो है तो एफ इंटू डी एस, यहाँ पे हमने एफ को ई, एफ अपॉन क्यू को ई लिया है तो ई इंटू डी एल, और ई डी एल कॉस थीटा जीरो, ई जीरो नहीं है, डी एल जीरो नहीं है, तो कॉस थीटा जीरो होना चाहिए मतलब थीटा 90 है। थर्ड प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इनको देख के बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ स्ट्रॉन्ग और कहाँ वीक है। हमारे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, या हम इसको लिख सकते हैं डी आर इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन ई, और दो इक्विवेलेंट सरफेस के बीच का डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि दो इक्विवेलेंट सरफेस के बीच का डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि दोनों की वैल्यू कांस्टेंट है। तो फिर डी आर प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा जहाँ इन दोनों के बीच में गैप कम होगा। जहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होंगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होंगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, जैसा कि हम डायपोल और लाइक चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस में देख चुके हैं। जहाँ आर की वैल्यू कम होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जहाँ आर की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। ये डायग्राम में हम देख चुके हैं कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गल था तो वहाँ पोटेंशियल सरफेस पास पास थी, आर की वैल्यू कम थी, और बाहर की साइड इसके उल्टा था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, टू इक्विवेलेंट सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट। ऐसी एक प्रॉपर्टी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी पढ़ चुके थे, लेकिन वहाँ पे हमारे पास टू टेंजेंट और टू डायरेक्शंस आई थी, और लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो हम यहाँ डायरेक्शन से इसको शो नहीं कर सकते हैं। तो इसका रीज़न क्या होगा? अगर दो इक्विवेलेंट सरफेस इंटरसेक्ट होंगी तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी वहाँ पर दो डिफरेंट पोटेंशियल की वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। जहाँ पर दो इंटरसेक्शन होगा वहाँ पर दो पोटेंशियल होने चाहिए, दो डिफरेंट पोटेंशियल एक ही पॉइंट के नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? पोटेंशियल सरफेस या इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी है। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा वहाँ पर पोटेंशियल कम होगा, और जहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हम किसी सिस्टम को बना रहे हैं तो हम उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा उसको बनाने में, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। द वर्क डन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो नाउ हमारे पास डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स होंगे, हम देखते हैं हर सिस्टम में हमें कितना वर्क करना पड़ता है उतना उस सिस्टम की एनर्जी होगी। तो हमारे पास सबसे पहला सिस्टम आता है सिस्टम ऑफ वन चार्ज। अगर हम एक ही चार्ज ले लें तो उस चार्ज को बनाने में, उस चार्ज सिस्टम को बनाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा वो उस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो एक चार्ज को अगर हम लेके आते हैं इनफाइनाइट से तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? हम इनफाइनाइट से एक ही चार्ज को लेके आ रहे हैं, मतलब इसके पहले वहाँ कोई चार्ज था ही नहीं, मतलब वहाँ कोई पोटेंशियल ही नहीं था। इनिशियल पोटेंशियल उस पॉइंट का या उस सिस्टम का जीरो था। अब हमारे पास वर्क का जो फॉर्मूला है, वर्क V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, तो W इक्वल टू क्यू इंटू वी। तो पहले चार्ज को लेके आ रहे हैं जबकि पहले पोटेंशियल वहाँ पे जीरो था,
तो W1 इक्वल टू Q1 इंटू V। हम Q1 चार्ज को लेके आ रहे हैं एक पोटेंशियल सरफेस में जहाँ पोटेंशियल था ही नहीं, तो V जीरो होने की वजह से W जीरो हो गया। मतलब पहले चार्ज को लाने में कभी भी कोई वर्क नहीं करना पड़ता है, मतलब पहले चार्ज या सिंगल चार्ज सिस्टम को बनाने में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो होती है। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्ज। अगर हमारे पास दो चार्ज का सिस्टम बनाना चाहते हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा और उस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो पहले चार्ज को लाने में हमेशा वर्क डन जीरो होता है, हम इसके पहले देख चुके हैं। हमने यहाँ एक सिस्टम ऑफ चार्ज बनाया, दो चार्ज बना लिए, ओरिजिन की डिस्टेंस R1 और R2 मान ली, बीच की डिस्टेंस हम R21 या R12 मान सकते हैं। तो पहले चार्ज को लाने में कभी भी कोई वर्क नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उसको लाने के पहले वहाँ कोई सिस्टम में कोई पोटेंशियल ही नहीं था। तो हम इस सिस्टम को बनाने की कोशिश करें जब इसके पहले यहाँ कोई चार्ज ही नहीं है, तो पोटेंशियल ही नहीं होगा, तो पहले चार्ज को लाने में हमेशा वर्क डन जीरो होता है। अब अगर हम दूसरे चार्ज को लेके आएंगे तो पहला चार्ज उसको अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, क्योंकि V1 वहाँ पे पहले से है। तो दूसरे चार्ज को लाने में यहाँ पे हमारे पास V1 होगा और V1 की वैल्यू होगी 1/4 पाई Q1 अपॉन R12, जिस पॉइंट पर हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम पोटेंशियल लाना चाह रहे हैं। तो W2 इक्वल टू Q2 चार्ज को लाने में V1 पोटेंशियल अरेस्ट किया गया वर्क, W2 Q2 चार्ज को लाने में V1 पोटेंशियल के अगेंस्ट किया गया वर्क, that is W2 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 upon R12 into Q2, that is Q1 Q2 upon R12. So the total work for the making the system of two charges WU is equal to, क्योंकि अब ये एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, तो U is equal to W1 plus W2. So U is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12 plus 0. That is again same, U is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12. It is the energy of system of two charges. Now system of three charges, electrostatic potential energy of system of three charges. अब हम तीन चार्जेस ला रहे हैं, पहले चार्ज को लाने में कभी कोई वर्क नहीं करना पड़ता है, दूसरे को लाने में देखा था, हम तीसरे को लाने में देखेंगे। तो तीन चार्ज का हम सिस्टम बना रहे हैं, R1 R2 और R3 डिस्टेंस पे तीन चार्जेस Q1 Q2 और Q3 रखे हुए हैं। पहले चार्ज को लाने में कभी कोई वर्क नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उसके पहले वहाँ कोई पोटेंशियल था ही नहीं। सो फिर से वही सेम लाइन, W1 इक्वल टू Q1V या W1 इज इक्वल टू 0। दूसरे चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अब पहला चार्ज वहाँ आ चुका है, तो V1 वहाँ पे पहले से पोटेंशियल है, दैट इज 1/4 पाई epsilon naught Q1 upon R12। तो दूसरे चार्ज को लाने में वर्क किया गया वर्क W2 इज इक्वल टू Q2 इंटू V1। सो W2 इज इक्वल टू 1/4 पाई epsilon naught Q1 Q2 upon R12। यहाँ तक हम पहले भी कर चुके थे। अब हम तीसरा चार्ज लेके आएंगे, तो तीसरा चार्ज लाने में अब दोनों चार्ज पहले से जो वहाँ प्रेजेंट है वो पोटेंशियल डेवलप करेंगे, तो उनका जो वर्क डन होगा तीसरे चार्ज को लाने में वो दोनों के दोनों उसमें अपना एक्टिव रोल प्ले करेंगे। सो W3 इज इक्वल टू V1 इंटू Q3 प्लस V2 इंटू Q3 चार्ज को V1 और V2 दोनों पोटेंशियल फॉरवर्ड करेंगे। तो W3 इज इक्वल टू 1/4 पाई epsilon naught Q1 Q3 upon R13 plus Q2 Q3 upon R32. So the total work done for making a system of three charges, U is equal to W1 plus W2 plus W3. Total work is equal to electrostatic potential energy. पहले चार्ज को लाने में किया गया वर्क 0, दूसरे का W2, तीसरे का W3. So total energy is equal to 0 plus 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12 plus 1/4 pi epsilon naught Q1 Q3 upon R31 plus Q2 Q3 upon R32. That is U is equal to 1/4 pi epsilon naught कॉमन ले रहे हैं, Q1 Q2 upon R12 plus Q1 Q3 upon R31 plus Q2 Q3 upon R32. नाउ अगर हम सिस्टम ऑफ n चार्जेस ले लेते हैं तो यही फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा, U is equal to 1/4 pi epsilon naught सिग्मा I इक्वल टू 1 J इक्वल टू 1, यहाँ पे वैल्यू Q1 Q3 upon RJ I के फॉर्म में आएगा।